हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग स्किल डे 32। हम लोग क्लोसेस को देखते हैं। क्लोसेस बहुत अच्छा था और आप जरा देखते रहना मेरा अप्रोच। आपके लिए मैं वो कर रहा हूं। द बेस्ट थिंग्स इन एन आर्टिस्ट वर्क आर सो मच अ मैटर ऑफ इंट्यूशन। इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा तो आपको यह समझ में आया होगा कि टॉपिक में इंट्यूशन के इंपॉर्टेंस का आर्टिस्ट के लाइफ में दिया हुआ है। इंट्यूशन मतलब होता है जहां पे आप अपनी बुद्धि से विचार नहीं करते हो, वो स्वतः कोई फीलिंग आता है, उसको इंट्यूशन बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग आम जीवन में सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। तो वो एक बेस्ट थिंग आर्टिस्ट के लाइफ का होता है, उसका इंट्यूशन। दैट देयर इज मच टू बी सेड for the point of view that altogether discourage, जो इंट्यूशन वो डिस्करेज करेगा डैश इंक्वायरी। आप जरा देखना, इनटू आर्टिस्टिक फेनोमेनन ऑन द पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का जो अपना जो क्वालिटी है उसमें आप ऐसे इंक्वायरी को वो डिस्करेज करता है। तो बुद्धि वाली इंक्वायरी, क्योंकि आर्टिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्यूशन है, जो इंटेलेक्ट से नहीं चलता, वो अपने स्वतः आता है। आगे देखना है, इंट्यूशंस आर डैश थिंग्स। अभी देखिएगा जरा, वो ऐसी चीजें हैं। अब यहां पे ऑप्शन मत देखो, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ लो। एंड डैश टू डिसअपियर, वो इंट्यूशन डिसअपियर हो जाएगा इफ लुक्ड इनटू टू क्लोजली। अगर उसको बहुत जरा नजदीक से देखो तो वो गायब हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो गायब हो जाएंगी अगर उनको बहुत ध्यान से देखो, तो थोड़ा नजदीक जाके देखो तो। एंड देयर इज अनडाउटेडली अ डेंजर दैट टू मच नॉलेज, वही इंटेलेक्ट बुद्धि, एंड ट्रेनिंग, जरूरत से ज्यादा नॉलेज और ट्रेनिंग अगर होगा, में डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर सकता है द नेचुरल इंट्यूटिव फीलिंग ऑफ अ स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट का इंट्यूटिव जो फीलिंग होता है वो बर्बाद हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा नॉलेज और ट्रेनिंग उसको दिया जाए। डैश ओनली अ कोल्ड नॉलेज ऑफ द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन इन इट्स प्लेस। उसके जगह पे क्या आ जाएगा, एक कोल्ड नॉलेज इन इट्स प्लेस, एक नॉलेज का, और वो भी एकदम निष्क्रिय। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप जरा ध्यान दीजिए कि कैसी इंक्वायरी हमको उसको डिस्करेज करता है। वो डिस्क्रीट, चौकन्ना होता है, केयरफुल, मतलब चौकन्ना होकर किसी बात को हम देख रहे हैं। पेनेट्रेटिव, बहुत डीप। एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, और आंसर हो जाएगा वो आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट लिखा हुआ है। ऑन द पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट के पर्सनालिटी में अगर वो डिस्करेज करता है ऐसा इंक्वायरी। अब जरा 2 नंबर में देखो, इंट्यूशंस आर डैश थिंग। अब आप जरा यहां देखिए, इंट्यूशंस आर रिडिकुलस थिंग, मजाकिया चीजें हैं। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रहस्यपूर्ण। इंसीडियस, इसका मतलब होता है डीप इनसाइड, अंदर में बहुत भीतर तक बैठा हुआ है वो। मीनिंग हो जाएगा दे आर शाई थिंग। अगर ज्यादा नजदीक जाकर देखोगे तो वो दे टेंड टू डिसअपियर, दे टेंड टू। इंटेंड और टेंड में अंतर। अगर इसके जगह पे टेंड होता, क्योंकि दोनों के बाद टू भी वन लगता है, लेकिन ये इंटेंशन का वर्ब है, उसका इंटेंशन होता है और उसकी टेंडेंसी होती है। तो इंटेंड के जगह पे टेंड होता तो सही हो जाता वो। रिलक्टेंट तो निगेटिव हो गया ना, और दे आर रिलक्टेंट होता
और रिलक्टेंट तो वैसे भी मीनिंग में निगेटिव हो जाएगा, अनिच्छुक होता है, अनविलिंग होता है। दे आर रेसिस्टेंट मतलब वो गायब नहीं होते हैं, ये पैसेज के मीनिंग से उल्टा है। दे आर एप्ट मतलब ये एप्ट एप्रोप्रिएट का ही शॉर्ट फॉर्म है। दे आर एप्ट टू डिसअपियर, संभावना, पूरी संभावना है, उचित है कि वो गायब हो जाएंगे। आगे देखो, डिस्ट्रॉय वाला मीनिंग था, आपको याद होगा, टू मच नॉलेज में डैश द नेचुरल इंट्यूटिव फीलिंग। अब वो डिस्ट्रॉय का मीनिंग वहां पे, क्योंकि इन इट्स प्लेस यहां लिखा हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाता है। में रिप्लेस, अगर मैं यहां पे लिखूं में रिप्लेस द नेचुरल फीलिंग ऑफ इंट्यूटिव फीलिंग ऑफ ए स्टूडेंट और लिविंग ओनली अ कोल्ड नॉलेज ऑफ द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन इट्स प्लेस, उसके जगह पर यह चीज बच जाता है। तो रिप्लेस के जगह पे, रिप्लेस के मीनिंग में सप्लांट हो जाएगा वो रिप्लेस, क्योंकि बूस्ट, रिट्रेंच का मतलब होता है किसी की छंटनी करना, कर्मचारियों का छंटनी करना, और इंट्रेंच का मतलब होता है गहरा जड़ जमा लेना, जमाना। सप्लांट का मतलब दे आर रिप्लेस्ड, एंड यहां पे लिविंग है क्योंकि इन इट्स प्लेस, उसके जगह पे ये चीज बच जाती है। सो आप देख लीजिएगा आपका कितना सही हुआ है और अंडरस्टैंडिंग कैसे काम की है। अब आप क्रिटिकल रीजनिंग को देखें। द आर्गुमेंट अबव एज्यूम्स दैट, अब ये जो आर्गुमेंट दिया हुआ है इसका ये क्या अनुमान लगा रहा है, इसका अनुमान क्या है? सिंपल, न मजबूत करना न वीकन करना है, बस उसका अनुमान देखना है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एक्सपोज टू फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब होता है झूठी बात। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल जिनको एक्सपोज किया जाता है कि वो झूठी बात है, सर्व्स टू बोल्स्टर द कंटेंशन दैट, कंटेंशन का मतलब आर्गुमेंट, बोल्स्टर का मतलब मजबूत बनाना। ये इस आर्गुमेंट को मजबूत बनाते हैं कि पब्लिशर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन बूस्टिंग सर्कुलेशन देन इन प्रिंटिंग द ट्रूथ। ये जो लॉजिक दिया हुआ है, ये जो आर्गुमेंट ऊपर दिया हुआ है, ये कि वो सिर्फ अपने सेल को बूस्ट करते हैं और इसी के लिए वो सच्चाई को फैब्रिकेट करते हैं। इवन माइनर पब्लिकेशंस हैव अ स्टाफ टू चेक सच ऑब्वियस फ्रॉड्स, इवन छोटे छोटे पब्लिकेशंस में भी ऑब्वियस फ्रॉड को चेक करने वाले स्टाफ्स होते हैं। अब आपका इसका एजम्पशन क्या है? और एजम्पशन में तो बी ही होगा ना, एवरीथिंग न्यूज़पेपर प्रिंट्स मस्ट बी फैक्चुअली वेरीफाइड, वो तथ्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि और कोई एजम्पशन इससे नहीं निकल सकता है। फैक्ट चेकिंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर माइनर पब्लिकेशन, ये कहां लिखा है? यहां तो लिखा है कि यहां तक कि छोटे छोटे में भी होता है, तो बड़े वाले में तो होता ही है। ये नहीं लिखा ना कि छोटे वाले में ज्यादा अच्छा होता है। सी लिखा हुआ है न्यूज़पेपर स्टोरीज एक्सपोज्ड एज फैब्रिकेशंस आर ए रिसेंट फिनोमेनन। टॉपिक से बाहर चला गया। नेक्स्ट देखिए, ओनली रिसेंटली हैव द न्यूज़पेपर एडमिटेड, ये कोई टॉपिक नहीं है, मतलब उसको फैक्चुअली सही होना चाहिए, फैब्रिकेशंस नहीं होने चाहिए, यही एजम्पशन था। पेपर, पेपर नाउन भी है, पेपर वर्ब भी है, ठीक है। अब आपका यहां पे आंसर जो ये है, पहले देखो, योर सजेशंस लुक ग्रेट ऑन द पेपर, कागज पे ये बहुत अच्छा लगता है, ये कागज पे मतलब लिखित रूप से, सो ऑन द पेपर। ये जो लिखा हुआ है रीड अ पेपर, तो यहां पेपर का मतलब कागज नहीं, रिसर्च आर्टिकल हो गया। ही विल रीड अ पेपर, इसलिए ए पेपर लगा है, यहां द पेपर लगा है। एंड जो कागज हम खरीदते हैं, कागज ट्रकलोड ऑफ, वो अनकाउंटेबल होता है, वजन के हिसाब से होता है, इसीलिए यहां पे पेपर के पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। पेपर ओवर एक फ्रेज है
जिसका मतलब होता है कि किसी अनकंफर्टेबल चीज को छुपा लेना ताकि लोग उसको न जान पाए। अब यहां पे जरा ध्यान देना, सो फार आई हैव बीन एबल टू पेपर ओवर द डिसएग्रीमेंट्स अमॉन्ग माई ब्रदर्स। मैं उनके डिसएग्रीमेंट्स को छुपाने में सक्षम हुआ हूं? नहीं, यहां तो मीनिंग आ रहा है ना कि उनके डिसएग्रीमेंट्स को मैं सुलझा पाया हूं। द कंपनी वॉन्ट्स टू पेपर ओवर द फ्रॉड। कंपनी फ्रॉड को पेपर ओवर करना चाहती है, मतलब उसको ढक देना चाहती है। वो सही था, यहां पे पेपर ओवर का यूज गलत हुआ है। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो गया अनडाउटेडली। 8 नंबर में देखो, 2 वर्ड है, पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है ओपिनियन, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, इसी से परसेप्शन बना है। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिसके आने वाले समय में होने की संभावना हो, भविष्य के। अब जरा देखिए आप, When the world started singing paeans, बड़ा अच्छा वर्ड फ्रेज है ये। सिंग पियंस का मतलब होता है गुणगान करना किसी का जरूरत से ज्यादा। जब दुनिया ने गुणगान करना शुरू किया फॉर हिज डिस्कवरी, ही फाउंड हिज प्रोस्पेक्टिव विंडिकेटेड। प्रोस्पेक्टिव नहीं, पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे ये वर्ड होना चाहिए था। विंडिकेट मतलब होता है प्रूवन करेक्ट, सत्य साबित होना। तब उसको अपना ओपिनियन सत्य साबित लगा। पहला वाला गलत। वंस प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर नौकरी देने वाले जो भविष्य में आपको नौकरी देंगे, दे आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। तो दोनों गलत है एंड बोथ आर इनकरेक्ट ओवर हियर। दोनों का प्लेस आगे पीछे होना चाहिए था एक दूसरे के साथ। इसमें इनकरेक्ट देखो, और इनकरेक्ट में आपके पास यहां इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आप ध्यान दीजिए आपका एक डबल कंपैरेटिव सेंटेंस है। अगर यहां पे डबल कंपैरेटिव है, यहां पे डबल कंपैरेटिव है, तो रूल ये है कि दोनों सेंटेंस का शुरू वाला द हायर यू गो द कूलर यू फील, उसी स्ट्रक्चर में हम डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें कंपैरेटिव के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का आना जरूरी है, जबकि यहां पे कंपैरेटिव के बाद पहले वर्ब रख दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट डाला है। द रिस्क ऑफ अ डिसरप्टिव करेक्शन, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हैव बिकम लिखा हुआ है, हैज बिकम, जो कि इसको यहां पे आना चाहिए था। सेंटेंस बनता द लॉन्गर दीज इम्बैलेंसेज हैव परसिस्टेड द ग्रेटर द रिस्क ऑफ अ डिसरप्टिव करेक्शन हैज बिकम। बाकी सब ऑप्शंस एकदम सही थे। जिन्होंने डबल कंपैरेटिव पढ़ा होगा उनका आराम से यह सही बना होगा। नेक्स्ट देखिए आप, लास्ट वाले में। अब इसको आप जरा ध्यान दो। The 8th century revival of Byzantine learning is an inexplicable phenomenon. Inexplicable का explain का explicable नहीं इस्तेमाल होता नॉर्मली, लेकिन एडजेक्टिव बनता है inexplicable, जिसकी व्याख्या न की जा सके। अब आप जरा देखिए, अब उसको ये इन अ वे बोल रहा है कि उसका मतलब क्या हुआ। अब phenomenon yet to be discovered, एक्सप्लेन करने की बात थी, हम नहीं डालेंगे। अब फिनोमेनन इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड, इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड नहीं, नॉट एक्सप्लेन्ड। तो आइडेंटिफाई करने से मतलब नहीं है। सो आपका यहां पे इनएक्सप्लिकेबल एज इट इज था, सही था, इसीलिए उसको एज इट इज छोड़ दिया गया ऑप्शन में, एज इट इज। देखिए, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप आने वाले टाइम में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन चाहे जैसे भी मिले, वो आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके रेडीनेस को चेक करेंगे। और रेडीनेस को चेक करने के समय में आपको जैसा भी क्वेश्चन मिले आप उसके लिए तैयार रहो।
यही तो हमारी तैयारी होती है ना। तैयारी ये नहीं कि वो ऐसा वाला आसान पूछ दे तो हम बना लेंगे, ऐसा पूछ दे तो हम बना लेंगे, वो कुछ भी पूछे, क्योंकि अब एसएससी, चाहे बैंकिंग तो पहले से था, और एसएससी भी अब वो अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। तो अनप्रेडिक्टेबल होने में आपको अब अपने को अपने पे ध्यान देना होगा, ना कि उसके ट्रेंड पे। अपने तैयारी के लेवल पे ध्यान दीजिए। और इंग्लिश में तैयारी के लेवल का ध्यान का मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जितना अप कर सकते हो, जितना लिफ्ट कर सकते हो, उतना करो। हम लोग मिलते हैं अगली बार अगले रीडिंग स्किल के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।